दोस्तों एक खबर तो अब तक आपने सुन ही ली होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए एक 75,000 करोड़ का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। इसके तहत ग्रेट निकोबार आइलैंड के लगभग 16,610 हेक्टेयर्स लैंड पर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए जाएंगे। इसमें एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ह्यूज टाउनशिप और एक पावर प्लांट बनाने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में कुछ समय से इसके एनवायरमेंटल कॉस्ट को लेकर कंट्रोवर्सी भी चल रही थी। एक ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होने के कारण इस आइलैंड पर किए जाने वाला रैपिड डेवलपमेंट इसकी बायोडायवर्सिटी और ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए हार्मफुल बताया जा रहा था। एनवायरमेंटल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी ने कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान्स के तहत यहाँ पर मौजूद एंडेमिक स्पीसीज, मैंग्रोव्स और कोरल्स के कंजर्वेशन के लिए हाई फंडिंग इंश्योर की है। साथ ही इसके लिए यहाँ 3 इंडिपेंडेंट कमिटीज भी बिल्ड की जाएंगी, जिसमें पहली पॉल्यूशन, दूसरी बायोडाइवर्सिटी और तीसरी यहाँ पर लोकेटेड शॉम्पेन और निकोबारी ट्राइब्स के वेलफेयर रिलेटेड इश्यूज पर काम करेगी। इस प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक वैल्यू को देखते हुए इसको इन सॉल्यूशंस के साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा। दोस्तों इस डेवलपमेंट के बाद ये बात तो साफ हो जाती है कि जिस स्पीड से इस आइलैंड चेन को डेवलप करने की प्लानिंग चल रही है, उस हिसाब से ये जल्द ही इंडिया को इंडियन ओशन थिएटर में एक स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश्ड पावर में तब्दील कर देगा। यानी इसके जरिए इंडिया यहाँ पर मौजूद उसके सबसे बड़े राइवल चाइना को भी आसानी से हैंडल कर पाएगा। इन्हीं डेवलपमेंट्स को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स इस आइलैंड चेन को ग्रेट इंडियन वॉल अगेंस्ट चाइना भी कहकर पुकार रहे हैं। ऐसे में यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया के लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल है? क्या ये सच में इंडियन ओशन में चाइना की एग्रेशन को कंटेन करने में इंडिया की मदद कर सकता है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो आखिर कैसे? आज के वीडियो में हम इसी सवाल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल के साउथ में 8,249 किलोमीटर में फैली 836 आइलैंड की एक लंबी चेन है। ये तो बड़े आर्किपेलागोस से मिलकर बना है। इसमें पहला है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड और दूसरा है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये सभी आइलैंड में से केवल 38 आइलैंड के ऊपर 4.3 लाख लोगों की पॉपुलेशन रहती है। इन सभी को कलेक्टिवली इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू रूल करती है। ये आइलैंड इंडिया की 30% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कॉन्स्टिट्यूट करता है। साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने वाली इस आइलैंड चेन का नदर्न मोस्ट पॉइंट म्यांमार से 22 नॉटिकल माइल्स पर है, जबकि इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से 90 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों अगर आप मैप पर गौर करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड चेन स्टेट ऑफ मलक्का के वेस्टर्न एंट्रेंस पे लाई करता है। यानी ये दुनिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट के एकदम नजदीक मौजूद है। ये आइलैंड चेन नॉर्थ में प्रिपेरिश चैनल, अंडमान एंड निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल और साउथ में 6 डिग्री चैनल जैसे चोक पॉइंट्स को भी डोमिनेट करती है, जहां से हर दिन 60,000 से भी ज्यादा कमर्शियल वेसल्स पास होती हैं। हालांकि शुरुआत की 2 सी लेन्स कमर्शियल शिपिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं किए जाते, लेकिन जो भी वेसल्स मलक्का स्ट्रेट के थ्रू पास होती हैं उसको 6 डिग्री चैनल से होकर गुजरना ही पड़ता है। दोस्तों इतना समझने के बाद क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इतने क्रिटिकल लोकेशन पर मौजूद इस आइलैंड चेन का डेवलपमेंट इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा कई दशकों तक यूं ही इग्नोर किया गया? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में वर्ल्ड के कुछ सबसे प्रिमिटिव और वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के साथ साथ फ्लोरा और फौना की ह्यूज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसी कारण आज़ादी के बाद से भारत सरकार ने इन आइलैंड्स को इन्हीं की एग्जिस्टिंग सेटिंग्स में सेफ रहने के लिए छोड़ दिया। इस तरह की मेंटालिटी की वजह से ये आइलैंड एक तरह का बेनिगन निग्लेक्ट का शिकार बने रहे। हमारे गवर्नेंस सिस्टम की ऑर्थोडॉक्सी साल दर साल बढ़ती गई और इन आइलैंड का डेवलपमेंट पूरी तरह इग्नोर किया गया। कई दशकों तक इन आइलैंड का केवल 7% हिस्सा डेवलप्ड था और बाकी बचा हुआ सारा पार्ट प्रोटेक्टेड एरियाज के नाम पर डिमार्केट किया हुआ था। लेकिन इस नेग्लेक्ट को अब और ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया जा सकता था। आज बदलते वक्त के साथ जियोपॉलिटिक्स में टेक्टोनिक शिफ्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आज हम इंडो पैसिफिक के लार्जर गेम को देखें तो उसका एक बड़ा पोर्शन इंडियन ओशन में ही प्ले किया जा रहा है। कोल्ड वॉर के बाद कुछ समय शांत रहने के बाद आज इंडियन ओशन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का एक क्रिटिकल थिएटर बनकर उभरा है और इंडियन ओशन में पावर प्रोजेक्शन के लिए ये आइलैंड चेन इंडिया के लिए
एक की बेस बनने का ह्यूज पोटेंशियल रखती है और इसी वजह से आज इन आइलैंड्स को यूं इग्नोर करना इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी चीज को रियलाइज करते हुए इंडिया की करंट गवर्नमेंट इस आइलैंड की रूपरेखा बदलने के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठा रही है। जब से करंट गवर्नमेंट ने सेंटर पर कदम रखा है उसके बाद से इस रीजन में उस स्केल पर डेवलपमेंट देखने को मिले हैं जो पिछले कई दशकों से एक कंप्लीट निगलेक्ट का शिकार थे। उदाहरण के लिए 2015 में इस आइलैंड चेन को इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम हब बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 100,000 मिलियन रुपीस का एक ह्यूज प्रोजेक्ट अनाउंस किया। 2018 में पीएम मोदी ने इस आइलैंड चेन पर अपनी फर्स्ट विजिट के दौरान यहाँ कनेक्टिविटी, एनर्जी और टूरिज्म से जुड़े बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। उसी तरह 2019 में पास हुई आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन के तहत यहाँ पर पोर्ट्स और हार्बर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में अंडमान के लिए 5,000 करोड़ का डिफेंस प्लान भी फाइनलाइज किया। इतना ही नहीं, 2020 में यहाँ एक लैंडमार्क स्टेप लेते हुए गवर्नमेंट ने चेन्नई अंडमान एंड निकोबार अंडर सी इंटरनेट केबल अनाउंस किया, जिससे इस आइलैंड चेन के 7 रिमोट आइलैंड को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। तो दोस्तों, ये सभी डेवलपमेंट्स इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि इंडिया आज अपने सदर्न मोस्ट फ्रंटियर के इकोनॉमिक और मिलिट्री डेवलपमेंट के फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट में लगा हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस सब के पीछे इंडिया के क्या मेन गोल्स हैं और ये आइलैंड उनमें इंडिया की किस प्रकार मदद करने वाले हैं। तो आइए इस पर भी हम एक नजर डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें तो हाल ही में अनाउंस किया गया ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की, वो बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है। आपको बता दें कि ग्रेट निकोबार आइलैंड निकोबार आर्किपेलागो का सबसे बड़ा आइलैंड है। नीति आयोग इस आइलैंड को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ज्वेल कहते हैं। ये मलक्का स्टेट के साथ साथ ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर के भी बहुत करीब है। आपको बता दें कि ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट ईस्ट एशिया को इंडियन ओशन, सुएज कैनाल और आगे यूरोप से कनेक्ट करता है। और क्योंकि ये रूट ग्रेट निकोबार आइलैंड के एकदम साउथ में है, तो ऐसे में ये आइलैंड इंडिया के लिए ह्यूज इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। दोस्तों, ग्रेट निकोबार कोलंबो पोर्ट, पोर्ट क्लांग और सिंगापुर से इक्विडिस्टेंट है। अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ग्रेट निकोबार में बनने वाला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कोलंबो और सिंगापुर पोर्ट्स को एक टफ कंपटीशन दे सकता है। ये बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज के लिए एक ऑल्टरनेटिव ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी की तरह इमर्ज हो सकता है। इस टर्मिनल के थ्रू इंडिया ग्लोबल शिपिंग ट्रेड में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के साथ साथ लैक्स ऑफ न्यू जॉब्स भी जनरेट कर पाएगा। यानी ये इंडिया के लिए एक बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ की मार्केट क्रिएट कर सकता है। अगर इंडिया के पास इसके थ्रू रीजनल ट्रैफिक का 5% हिस्सा भी आ जाता है तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। सिंगापुर, इंडोनेशिया और दुबई जैसी पोर्ट सिटीज ने खुद को एक ट्रांसशिपमेंट हब में कन्वर्ट करके ही इतने बड़े लेवल पर प्रॉस्पेरिटी हासिल की है। और यहाँ तो केवल ग्रेट निकोबार आइलैंड का एरिया ही दुबई और सिंगापुर के कंबाइंड एरिया के बराबर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे आइलैंड चेन का पोटेंशियल कितना ट्रेमेंडस हो सकता है। आइए अब चलते हैं दूसरे रीजंस पर। दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड आइलैंड चेन कहा जाता है, क्योंकि इसका जियोग्राफिकल लेआउट इंडिया को सराउंडिंग वाटर्स में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कंट्रोल करने का ह्यूज पोटेंशियल देता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मलक्का स्ट्रेट। जैसा कि अभी हम देख ही चुके हैं कि ये आइलैंड चेन मलक्का स्ट्रेट के नदर्न पॉइंट से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित ग्लोबल ट्रेड का एक बेहद क्रूशियल चोक पॉइंट है। दुनिया का सेकंड बिजिएस्ट वाटरवे एशियन इकोनॉमीज की एक क्रिटिकल लाइफलाइन है। वर्ल्ड ट्रेड का बाय वैल्यू 90% और बाय वॉल्यूम 70% हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। हर साल दुनिया की 85 to 90% क्रूड ऑयल की सप्लाईज भी यहीं से पास होती हैं। आपको बता दें कि चाइना का यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के साथ होने वाला ट्रेड मेजरली इसी रूट पर डिपेंडेंट है। चाइना की 78% ऑयल सप्लाई और 70% ट्रेड इसी स्ट्रेट के थ्रू पास होती है। तो मान लीजिए कि अगर इंडिया मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दे जस्ट टू से, तो चाइना अपने ऑयल एंड गैस इंपोर्ट नहीं कर पाएगा और ये डायरेक्टली उसकी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। तो
तो आप देख सकते हैं कि चाइना के लिए ये स्ट्रेट कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर इस रीजन में चाइना के बढ़ते एग्रेसिव फुटप्रिंट्स को रोकने के लिए उस पर प्रेशर बनाना है तो इंडिया के लिए मलक्का स्ट्रेट के पास अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सबसे नेचुरल और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन है। और यही चाइना की एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है। इसी को फैंसी शब्दों में मलक्का डायलमा कहा जाता है। पिछले एक दशक में अपने इस मलक्का डायलमा को ओवरकम करने के लिए चाइना ने इस रीजन में अपने फुटप्रिंट्स और भी ज्यादा एग्रेसिवली एक्सपैंड किए हैं। साथ ही उसने अपना नेवल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भी बहुत तेजी से स्पीड अप किया है, जिसके तहत उनकी नेवी में पिछले 5 सालों में 80 से भी ज्यादा शिप्स कमीशन हुई हैं। साथ ही अगर पिछले 4 से 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो हमें कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जब चाइनीज वेसल्स इस रीजन में दूसरी कंट्रीज के टेरिटोरियल वाटर्स में इलीगली पेट्रोल करती पाई गई हैं। इससे साफ होता है कि चाइना ये सब इंडियन ओशन रीजन में अपने हेजेमोनिक एम्बिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। तो इस रीजन में चाइना की बढ़ती इन्वॉल्वमेंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट को और भी ज्यादा नेसेसरी बना देती है। दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का अगला सबसे बड़ा रीजन है चाइना का मैरीटाइम सिल्क रोड, जो उसके बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मैरीटाइम कंपोनेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाइना ने इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंडियन ओशन रीजन में अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर अपने परमानेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बिल्ड किए हैं। उसने श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसी क्रिटिकल लोकेशंस पर इन्हीं प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की है, जिसके जरिए ये इंडिया को इनसर्कल करना चाहता है। इसको चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाता है। इसमें से श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे पल्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से मिसाइल रेंज की दूरी पर पड़ते हैं। तो चाइना के इस एग्रेसिव फ्रेमवर्क को काउंटर करने के लिए इंडिया ने 2 प्रोमिनेंट स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं, और इन दोनों के एग्जीक्यूशन के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ इंडिया की पहली चाणक्य नीति है डबल फिश हुक स्ट्रेटजी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर इंडिया के पास 2 हुक्स हैं। पहला है ईस्टर्न हुक और दूसरा है वेस्टर्न हुक। ईस्टर्न हुक की बात करें तो इसकी शुरुआत अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से होती है और ये डिएगो गार्सिया पर खत्म होता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अलावा इसमें मुख्य तौर पर ईस्टर्न इंडियन ओशन के की प्लेयर्स जैसे कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया मौजूद हैं। यहाँ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के कोको आइलैंड के साथ एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट और इंडोनेशिया के साथ पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है। वहीं दूसरी ओर वेस्टर्न हुक ओमान के डुकम पोर्ट से शुरू होकर डिएगो गार्सिया पर खत्म होता है। यहाँ इंडिया ने ओमान के साथ एक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इस हुक में मेनली वेस्टर्न इंडियन ओशन के की प्लेयर्स यानी कि मॉरिशियस, सेशल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर और फ्रेंच रियूनियन टेरिटरीज मौजूद हैं। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में इन सभी के साथ अपनी एंगेजमेंट को बूस्ट किया है। ये सब इंडियन ओशन कमीशन का भी हिस्सा है। आपको बता दें कि 2020 में इंडिया भी इंडियन ओशन कमीशन में ऑब्जर्वर स्टेटस गेन कर चुका है। इसके अलावा इंडिया इस रीजन की कई पावरफुल फ्लीट्स जैसे कि यूएस, फ्रांस और जापान के साथ भी इन सभी हुक्स की इंटरऑपरेबिलिटी के लिए एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहा है। यूएस के साथ 2019 में साइन हुआ लेमोआ यानी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कुल मिलाकर यहाँ हमें ये पता चलता है कि इस स्ट्रेटजी के सभी कंपोनेंट्स के साथ एक फ्रूटफुल एंगेजमेंट के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली स्ट्रेंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, इसके अलावा ये आइलैंड चेन इस रीजन में इंडिया को 2 और क्रूशियल डिफेंस स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करने में मदद कर सकती है, जिसमें पहली है मेटल चेन स्ट्रेटजी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड चाइना के ईस्ट वेस्ट मैरीटाइम मूवमेंट के लिए फर्स्ट आइलैंड चेन की तरह एक मेटल चेन बन सकती है। आपको बता दें कि फर्स्ट आइलैंड चेन क्यूरिल आइलैंड, जापान, यूक्यू, ताइवान, फिलीपींस और बोर्नियो जैसे यूएस अलाइज के ग्रुप से बनी है, जो चाइना को वेस्ट पैसिफिक से ब्लॉक कर सकते हैं। एडमिरल लियू हुआचिंग वेस्टर्न पैसिफिक की इस फर्स्ट आइलैंड चेन को मेटल चेन कहते हैं। नेवल स्कॉलर टोशी योशीहारा के अनुसार इंडिया अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी एक मेटल चेन में तब्दील करके चाइना की साइकोलॉजी को अफेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का इस्तेमाल करके इस रीजन में सी डिनाइल स्ट्रेटजी भी डिप्लॉय कर सकता है। सी डिनाइल नेवल वॉरफेयर की एक अहम स्ट्रेटजी है, जिसके अंतर्गत
एक कंट्री अपने एडवर्सरी को अपने आसपास के वाटर्स का एक्सेस डिनाई करने की कोशिश करती है। इन आइलैंड्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया को इस स्ट्रेटजी को परस्यू करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके थ्रू इंडिया एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में चाइना को इंडियन मेनलैंड से दूर रखने के साथ साथ सबसे पहले मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करके चाइना को इकोनॉमिकली भी पैरालाइज कर सकता है। इसके अलावा इंडिया अंडमान में एक एडवांस आउटपोस्ट बना सकता है ताकि वो यहाँ से मलक्का से पास होने वाले हॉस्टाइल व्हीकल्स पर नजर रख सके। दूसरा, इंडियन आइलैंड्स पर अपने न्यूक्लियर प्रोपेल्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को स्टेशन करके एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस भी क्रिएट कर सकता है। ऐसे में इंडिया यहाँ पर मौजूद अपनी एंटी एक्सिस और एरिया डिनायल वेपनरी का इस्तेमाल करके एक मैरीटाइम एक्सक्लूजन जोन भी क्रिएट कर सकता है। ऐसे में अगर अनफॉर्चुनेटली कभी भी इस रीजन में वॉर की स्थिति बन भी जाती है तो ये आइलैंड सीधे तौर पर इंडिया को मिलिट्री लेवरेज प्रोवाइड करने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा इंडिया ने अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी के तहत चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए सिंगापुर में छंगी नेवल बेस, सिचल्स में अजम्पशन आइलैंड, ईरान में चाबाहर पोर्ट, इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट और ओमान में डुकम पोर्ट जैसे स्ट्रेटेजिक नेवल बेसिस पर डायरेक्ट एक्सेस हासिल किया है। इसके थ्रू इंडिया ने चाइना की पेरिफेरी पर पड़ने वाली कंट्रीज के साथ भी अपने हेल्दी रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश की है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अंडमान एंड निकोबार इंडिया की डायमंड ऑफ नेकलेस स्ट्रेटजी का भी एक मेजर पार्ट है। इंडियन नेवी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अब तक 3 नेवल एयर स्टेशंस डेवलप किए हैं। इसमें पहला है आईएनएस उत्कृष्ट जो पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है, दूसरा है आईएनएस बाज जो ग्रेट निकोबार में मौजूद है और तीसरा है आईएनएस कोहासा जो नॉर्थ अंडमान में मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को अपने इन आइलैंड्स को एक नेचुरल नेवल शिप्स की तरह अपग्रेड करना चाहिए ताकि यहाँ पर इंडिया की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस चाइना के अगेंस्ट एक फुल प्रूफ डिटरेंस का काम करे। दोस्तों, यूएस और फ्रांस जैसी पावर्स के साथ इस रीजन में इंडिया के एक्टिव कोलैबोरेशन को तो हम अक्सर डिस्कस करते आए हैं, लेकिन 31 मार्च 2022 को इंडिया ने जापान की जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ एक ग्रांट एग्रीमेंट भी साइन किया। इसके तहत जापान इस आइलैंड में पावर सप्लाई को इंश्योर करने के लिए $133 मिलियन की एड प्रोवाइड करने वाला है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस आइलैंड चेन के डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने किसी फॉरेन कंट्री से एड रिसीव की है। इससे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बढ़ती इंपॉर्टेंस एक बार फिर क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। इसमें डीजल बेस्ड पावर जनरेशन को क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी के साथ रिप्लेस करके इस आइलैंड चेन के कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने की भी कोशिश की जा रही है। इंडिया और जापान का अपने कॉमन एडवर्सरी यानी चाइना के अगेंस्ट इस प्रोजेक्ट पर एक साथ कोऑपरेट करना चाइना को डिटर करने के लिए और भी ज्यादा क्रूशल है। दोस्तों, यहाँ मजेदार बात यह है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जापान के कब्जे में हुआ करते थे। इससे साफ होता है कि जापान इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को उसी समय से बखूबी समझता है। हालांकि इंडिया इसमें थोड़ा लेट जरूर हो गया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। कुल मिलाकर आज हम ये कह सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आने वाले दशकों के लिए इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जियोपॉलिटिक्स में अहम भूमिका निभाने वाला है और इसी कारण इनका स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट इंडिया के रीजनल और ग्लोबल एम्बिशन के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी जहां पे हमने डिस्कस किया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।